स्टूडेंट्स, जो आज हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स का, वो टॉपिक हमारे पास है फोर्स क्या होती है। व्हाट इज मीन बाय फोर्स। स्टूडेंट्स, आपको पता है फोर्स के बारे में, अगर हम किसी चीज को मूव कर रहे हैं हमें हेल्प करती है मूव करने में, अगर हम स्टॉप कर रहे हैं हमें हेल्प करती है स्टॉप करने में। तो हम कहते हैं फोर्स मूव और टेंड्स टू मूव। ठीक है, टेंड्स टू मूव, या हम कहते हैं स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप, या हम लोग बोलते हैं कि इट आल्सो चेंज द डायरेक्शन, इट आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको ये भी पता हो कि हमारे पास जो होती है इसका SI यूनिट, SI यूनिट होता है हमारे पास इसका न्यूटन। ठीक है, द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज न्यूटन। सो न्यूटन जब लिखोगे ना आप पूरा, तो आपने n लिखना है स्मॉल, बड़ा लिखोगे n मतलब होगा कोई साइंटिस्ट का नाम हमारे पास है, तो स्मॉल n से लिखते हैं हमेशा यूनिट को, तो स्मॉल n डालना है आपने। न्यूटन हमारे पास क्या है, इसका SI यूनिट है। फिर इसके अलावा आपको पता होगा कि हमारे पास इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसके अलावा यही पता होगा कि हमारे पास इट इज आल्सो अ ड्राइव क्वांटिटी, इट इज अ ड्राइव क्वांटिटी। स्टूडेंट्स, ये कुछ चीजें हैं ये आप लोगों को आनी चाहिए। अगर आपका पेपर में आ जाए तो व्हाट डू यू नो अबाउट फोर्स, पहले आप डेफिनेशन लिखें, फिर बताएं कि हमारे पास यूनिट क्या है, न्यूटन, ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये हमारे पास एक ड्राइव भी क्वांटिटी है, ताकि कुछ आपको अच्छे नंबर से मिले। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है इनर्शिया क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय द टर्म इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया क्या होता है हमारे पास। सिंस आपने कहा था इनर्शिया एक बॉडी की प्रॉपर्टी है कि वो अपने अंदर अपने स्टेट ऑफ मोशन में, स्टेट ऑफ रेस्ट में कितना चेंज लेके आ सकती है। हमने कहा था इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मोशन, इट इज प्रॉपर्टी, ठीक है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी की प्रॉपर्टी है कि हाउ मच चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन लेके आ सकती है, कितना ये रेस्ट में और मोशन में लेके आ सकती है। और साथ आप इसमें लिखना भी है कि ये जो ना फैक्टर्स के हैं ये किस पे डिपेंड करती है। ये बेटा डिपेंड करती है हमारे पास मैस के ऊपर, इट डिपेंड अपॉन मैस ऑफ द बॉडी। ज्यादा मैस होगा तो हमारे पास इनर्शिया ज्यादा होगा, अगर मैस कम है तो हमारे पास इनर्शिया क्या होगा, कम होगा। सिस्टम जो हमारे पास नेक्स्ट चीज है वो है मोमेंटम क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय द टर्म मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है हमारे पास। मोमेंटम के बारे में जब आप लिखेंगे तो आप कहेंगे इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मास एंड वेलोसिटी। हम कहेंगे इट इज क्वांटिटी ऑफ मोशन, इट इज क्वांटिटी ऑफ मोशन possesses due to mass and velocity। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होगा इतना फॉर्मूला इसका, P होता है हमारे पास M इंटू V, जो हमारे पास इसकी होती है यूनिट, इसकी वजह मैस की होती है kg और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड। और इसके अलावा आपको ये भी पता हो कि हमारे पास जो है ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। स्टूडेंट्स, अगर पेपर में आ जाए कि आप क्या जानते हैं मोमेंटम के बारे में तो आपने चीजें लिखनी है। इसके अलावा आपको ये भी पता हो कि जो है मोमेंटम डिपेंड किस पे करता है। स्टूडेंट, ये डिपेंड करता है हमारे पास मैस पे और वेलोसिटी पे, ये दो फैक्टर्स हैं जिनके वो मोमेंटम हमारे पास डिपेंड करता है। फ्रेंड्स, जो अभी हमारे पास जो है टॉपिक है वो है लॉज ऑफ न्यूटन, लॉज ऑफ न्यूटन। फ्रेंड्स, हमारे पास न्यूटन के 3 लॉज हैं, ये आपको मालूम है। एक हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एक हमारे पास सेकंड लॉ है और एक हमारे पास थर्ड लॉ है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ को। फ्रेंड्स, फर्स्ट लॉ की जो हमारे पास डेफिनेशन है, जो हमारे पास स्टेटमेंट है इसकी, फर्स्ट लॉ में हमने ये पढ़ा था कि अगर एक बॉडी जो है वो रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी, अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी उस टाइम तक जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो। हमने कहा था अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स
state of rest or state of rest, continue, it's a state of rest or uniform motion unless an unbalanced force apply on it। ठीक है, जब तक इसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, ये उस टाइम तक अपनी बॉडी की स्टेटमेंट कंटिन्यू करेगी। तो इस लॉ को पता हो कि हमारे पास फर्स्ट लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया ही बोलते हैं। हमने पढ़ा था कि इट डील विद इनर्शियल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसके अलावा आपको इसकी जो एग्जांपल हमारे पास है, तो इसके हमारे पास एग्जांपल है। एग्जांपल हमने ये पढ़ा था कि अगर एक बुक जो है वो टेबल के ऊपर है, ठीक है, सिंपल में पढ़े हमने, मैंने को लिखवाई थी कि अगर एक बुक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है तो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी। तो अगर हमारे पास एक जो है वो गाड़ी मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी। वो गाड़ी इसलिए होती है स्टॉप बिकॉज ऑफ सम फ्रिक्शनल फोर्स। अगर हमारे पास नेट फोर्स जीरो है, अगर नेट फोर्स जीरो है, बॉडी अपना मोशन अपनी स्टेट कंटिन्यू रखेगी, वो अपनी मोशन अपना स्टेट कंटिन्यू चेंज नहीं करेगी। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं सेकंड लॉ क्या था हमारे पास, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ में हमारे पास ये था कि अगर हम लोग किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, इफ वी अप्लाई फोर्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस सम एक्सेलरेशन, ठीक है, और वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली होगा फोर्स के और इनवर्सली होगा मास के। मैं तो आप बता रहा हूं कि इफ वी अप्लाई फोर्स, इफ वी अप्लाई force on a body, force on a body, it produces acceleration। वो क्या प्रोड्यूस करेगी? एक्सेलरेशन। और ये जो है ना एक्सेलरेशन हमारे पास, ये एक्सेलरेशन डायरेक्टली होगा फोर्स के और ये एक्सेलरेशन इनवर्सली होगा मास के। डायरेक्टली मतलब अगर एक्सेलरेशन फोर्स ज्यादा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा, और इनवर्सली मतलब अगर मास ज्यादा है एक्सेलरेशन कम होगा। मास कम है, एक्सेलरेशन क्या होगा? बॉडी का ज्यादा होगा। जब हमने दोनों कंबाइन किया तो ए हमारे पास आ गया था एफ ओवर एम, एफ हमारे पास यहाँ पे आ गया था एम ए, यहाँ गए थे एफ हो गया हमारे पास के एम ए, और के की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 है तो एफ क्या हमारे पास आ गया? एम ए। ये हमारे पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। तो यहाँ से हमने कहा था यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? वो होता है न्यूटन, और 1 न्यूटन बराबर होता है हमारे पास 1 kg ms माइनस 2 के। ये हमारे पास इसका यूनिट था हमारे पास। तो जो लास्ट चीज हमारे पास है वो है न्यूटन का थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या था? तो थर्ड लॉ हमारे पास ये कहता था कि अगर आप लोग एक्शन कर रहे हो, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन क्या होता है? हमारे पास रिएक्शन होता है। इसमें ये थर्ड लॉ में ये कहता है कि एवरी एक्शन, फॉर एवरी एक्शन हैज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक जो है वो एक्शन का रिएक्शन होता है जो कि होता तो इक्वल है, लेकिन उतना उसकी डायरेक्शन हमारे पास वो क्या होती है? वो होती है ऑपोजिट होती है हमारे पास, ठीक है। और इसके हमने जो एग्जांपल्स डिस्कस की थी, इसका हमारे पास जो थी ना फार्मूला जो था हमारे पास, इसका फार्मूला हमारे पास था F इज इक्वल टू माइनस एफ, ठीक है। और जो इसका हमारे पास एग्जांपल थी स्टूडेंट, जो इसकी हमारे पास एग्जांपल थी, एग्जांपल में हमने कहा था कि एक रॉकेट जो मूव करता है वो करता है बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल। वो एक्शन से सारी गैसेस जमीन के ऊपर फेंकता है और एज ए रिएक्शन वो मूव करता है अपवर्ड। ओके बेटा, अभी जो हमारे पास हमने पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, कि मास में और वेट में क्या डिफरेंस है। सर मास के बारे में पता है आपको कि एक क्वांटिटी ऑफ मैटर है। इससे क्या पढ़ते हैं हम लोग? हम पढ़ते हैं कि इट इज क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय द बॉडी, ठीक है, कि एक क्वांटिटी ऑफ मैटर, कितना एक बॉडी मैटर है, कितनी चीजों से बॉडी मिलके बनी हुई है, ठीक है। इट इज क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेसेस
बाय द बॉडी, और जो हमारे पास वेट है, वेट हमारे पास फोर्स है जिससे जमीन की चीज को खींच रही है। इट इज अ फोर्स, इट इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी। ठीक है, ये वो फोर्स है जिसे अर्थ अट्रैक्ट कर रही है। सो इसके अलावा हमने पढ़ा था जो मैस हमारे पास है ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि मैस को हम लोग करते हैं मेजर जो है वो केजी में, और जो होता है वेट वो होता है हमारे पास न्यूटन में। और इसके अलावा आपने पढ़ा था कि मैस को हम लोग करते हैं मेजर जो है वो फिजिकल बैलेंस से, और जो वेट होता है उसको हम करते हैं स्प्रिंग बैलेंस से। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस से। स्टूडेंट ये कुछ डिफरेंस आता है पेपर में, हमारे पास डिफरेंस बताए मैथ्स और वेट के, ये मैंने आपको लिखवा दिया। बेटा टॉपिक आज हमारे पास है अभी फोर्स एंड मोमेंटम। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। फोर्स का और मोमेंटम का आपस में क्या रिलेशन क्या है। स्टूडेंट्स लेट्स सपोज कर लें एक गाड़ी है जिसका मैस m है। ठीक है, ये एक गाड़ी आप ले लें जिसका मैस m है और वो मूव करिए विद वेलोसिटी समथिंग ना, इनिशियल वेलोसिटी क्या उसकी vi है, और आफ्टर सम टाइम कुछ देर के बाद यहाँ पे पहुंचने के बाद ना उसका जो है मैस तो सेम रहा लेकिन जो इसकी वेलोसिटी है वो उसकी चेंज होगी, वो कुछ vf होगी। अब जो यहाँ पे था इसका मोमेंटम जो था p क्या था हमारे पास m v1 इसका इनिशियल मोमेंटम, और जो यहाँ पे मोमेंटम था वो था m vf फाइनल मोमेंटम। जो हुआ हमारे पास चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम जो हमारे पास हुआ वो हुआ हमारे पास m vf माइनस m vi। तो इसको बोलते हैं चेंज को बोलते हैं डेल p इज इक्वल टू m vf माइनस m vi। इधर भी टाइम के साथ डिवाइड किया, इधर भी टाइम के साथ डिवाइड किया, यहां से मैथ्स कॉमन आ गया vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये हो गया, ये बन गया हमारे पास एक्सेलरेशन। तो डेल p डिवाइडेड बाय t ये आ गया हमारे पास ma, और ma हमारे पास क्या होती है फोर्स। डेल p डिवाइडेड बाय डेल t हमारे पास क्या आ गया फोर्स। तो हम ये कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का चेंज होना क्या प्रोड्यूस करेगा हमारे पास फोर्स प्रोड्यूस करेगा। स्टूडेंट्स इस टॉपिक में अगर किसी को मसला है तो आप हैं बेटा, अभी हम लोग टॉपिक अभी हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे पास क्या है। चलिए इसके लिए आप सबको पहले आपको पता हो कि आपके पास जो है वो क्या होते हैं हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम। सबसे पहले बेटा आपने डिफाइन करना है कि हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम कौन से होते हैं। स्टूडेंट ऐसे सिस्टम जो है जिनका जो है ना हमारे पास जिनमें नेट फोर्स क्या हो जीरो हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो रही हो, तो हम कहते हैं सिस्टम ऑन विच एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल वो हमारे पास क्या हो जीरो हो, उनको बोलते हैं हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम। उसके बाद हमारे पास आती है कि स्टेटमेंट क्या थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। तो स्टेटमेंट हमारे पास ये थी टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और बराबर होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन आपके पास बराबर टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। उसके बाद हमारे पास इसकी जो हमने की थी वो की थी हमने इसकी डेरिवेशन। डेरिवेशन में हमने ये किया था कि हमने दो बॉल्स ली थी, एक बॉल का हमारे पास मैस जो है वो m1 था और उसकी जो है ना वेलोसिटी हमने कहा दो स्फेयर्स कंसीडर कर लें आप लोग, टू स्फेयर्स। एक स्फेयर हमारे पास ये है, एक स्फेयर हमारे पास ये है। एक स्फेयर का मैस हमारे पास m1 है, उसकी वेलोसिटी जो थी वो हमारे पास u1 थी, और इसका मैस हमारे पास था m2 और जो इसकी वेलोसिटी थी u2। हमने कहा था जब इनका जो मोमेंटम है बिफोर कोलिजन इसका मोमेंटम था m1 u1 और इसका मोमेंटम था हमारे पास m2 u2। टोटल था हमारे पास इनिशियल मोमेंटम pi जो था हमारे पास वो m1 u1 प्लस m2 u2 था। फिर इन्होंने कोलाइड किया, कोलाइड के बाद एक बॉल मूव कर रही है दूसरी इस साइड पे
एक बॉल मूव कर रही है इस साइड पे, अब जो इसका वेलोसिटी होगी, इसकी v1 हो गई थी, इसकी वेलोसिटी हो गई थी v2 हो गई थी। तो अब जो इसका मोमेंटम हमारे पास आ रहा था pf जो हमारे पास आ रहा था, pf जो हमारे पास आ रहा था, pf हमारे पास आ रहा था m1 vi और प्लस m2 v2, ये हमारे पास आ रहा था, इसका pf आ रहा था। अब जो हमारे पास हुआ टोटल मोमेंटम, लॉ ऑफ कन्जर्वेशन मोमेंटम ये कहता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर किसके होगा, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यानी कि m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर होगा m1 v1 प्लस m2 v2। ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट आ गई थी। फिर हमने पढ़ा था कि जो है गन एंड सिस्टम, गन एंड बुलेट सिस्टम, गन और बुलेट सिस्टम जो है ना वो भी हमारे पास इसी जो है वो क्या कहते हैं उसको लॉ को फॉलो करते हैं, जो है ना जब हम बिफोर कोलिजन गोली चलाने से पहले मोमेंटम क्या था हमारे पास 0 था, जब हमने फायर किया तो टोटल जो है ना उसको कंजर्व करने के लिए जो है वो वापस से गन रिकॉइल किया। फिर अभी हमारे पास टॉपिक है फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन क्या होती है? Friends, a force that opposes the motion, ठीक है, ऐसी फोर्स जो क्या करे, मोशन को अपोज करे। द फोर्स दैट opposes the motion of the body is known as friction। एक ऐसी फोर्स जो मोशन को अपोज करे। फिर हमने पता कि इसके फैक्टर्स क्या हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर फ्रिक्शन डिपेंड करती है। एक हमारे पास था प्रेसिंग फोर्स था हमारे पास, एक हमारे पास नेचर था मीडियम का, नेक्स्ट हमारे पास था कंटैक्ट एरिया। एरिया ऑफ कंटैक्ट ज्यादा है, फ्रिक्शन ज्यादा होगी, एरिया ऑफ कंटैक्ट कम है, फ्रिक्शन क्या होगी हमारे पास, कम होगी। इसके अलावा आपको मैंने बताया भी था कि जो है हमारे पास जो है ना फ्रिक्शन क्यों अपोज करती है, वाई फ्रिक्शन अपोजेस मोशन। तो हमने कहा था कि कोई भी सरफेस हमारे पास स्मूथ नहीं है, वाई फ्रिक्शन अपोजेस मोशन, ठीक है। फ्रिक्शन क्यों करती है, अपोज करती है मोशन को। फिर हमने कहा था कि नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ, कोई भी सरफेस स्मूथ नहीं है। एक ऐसा सरफेस जो नजर आ रहा है स्मूथ, उसमें पिट्स एंड बम्प्स हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से। फिर इसके अलावा हमारे पास था व्हाट इज मीन बाय कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फिर हमने कहा था कि द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, ये होता है हमारे पास कांस्टेंट, दैट इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हमने पढ़ा था कोल्ड वेट्स क्या होते हैं, उन्होंने कहा था कंटैक्ट पॉइंट्स ऑफ जो है ना दो चीजों का कंटैक्ट पॉइंट्स, उसमें नजर आते हैं पिट्स एंड बम्प्स, दैट इज नोन एज कोल्ड वेट्स। फिर हमने कहा था कि हाउ वी व्हाई एथलीट वियर स्पेशल शूज, एथलीट स्पेशल शूज क्यों पहनते हैं, हमने कहा था उन शूज की ग्रिप ज्यादा होती है, वो उनको हेल्प करते हैं व्हाइल रनिंग फास्ट। फिर हम लोग आ गए थे कि डिफरेंस करें आप लोग रोलिंग में और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में, तो वो भी आपको मैंने लिखवाया था कि फ्रिक्शन बिटवीन रोलिंग बॉडी एंड सरफेस ऑन विच इट रोल्स एंड फ्रिक्शन बिटवीन स्लाइडिंग बॉडी एंड सरफेस ऑन विच इट स्लाइड्स। रोलिंग फ्रिक्शन में एरिया ऑफ कंटैक्ट कम होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में एरिया ऑफ कंटैक्ट ज्यादा होता है। सो इससे हमारा डिफरेंस थे। इसके बाद लास्ट टॉपिक आज हमारे पास है सेंट्रीपिटल फोर्स का होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसी फोर्स है तो बॉडी को मूव करती है सर्कल में, अ फोर्स दैट मूव द बॉडी ना सर्कुलर पाथ, दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।